Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to the part 2 series of the नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स। ठीक है, हम लोगों ने पहले वीडियो में किए थे पार्ट 1, अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 2, जिसका हमारा पहला टॉपिक है एशियाटिक लायन की प्रपोजल आइडेंटिफाइज द 6 रीलोकेशन साइट्स। बेसिकली क्या ये आपका प्रोजेक्ट लायन है, क्यों इस प्रोजेक्ट लायन के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा जो एशियाटिक लायंस हैं उनको ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही है, कहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में सिचुएटेड हैं और क्या ऐसे रीजंस हैं कि इनको यहाँ से निकाल कर हम लोग कहीं और ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं। ठीक बात है, तो हम देखते हैं कि भाई व्हाट आर द 6 न्यू साइट्स अंडर द प्रोजेक्ट एशियाटिक लायन। तो 6 नई साइट्स हैं। अगर हम बात करें 6 साइट्स के अलावा एक साइट है आपकी कुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज़ इन दी मध्य प्रदेश। पहले बात चल रही थी कि जो एशियाटिक लायंस हैं जो मेनली कहाँ पाए जाते हैं, दे आर मेजरली फाउंड इन द गिर सेंचुरी इन दी गुजरात स्टेट। गिर सेंचुरी इन दी गुजरात स्टेट में ये पाए जाते हैं। लेकिन होता क्या है ना, जब कोई एक पॉपुलेशन, किसी एक तरीके की स्पीशी की पॉपुलेशन सिर्फ एक जगह पर ही रह जाती है, तब उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाती है। इससे होता क्या है, उनको डिजीज़ लगने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर एक डिजीज़ किसी एक पॉपुलेशन के मेंबर में लगी है तो वो पूरी पॉपुलेशन में फैल जाती है। तो होता क्या है, फिर अल्टीमेटली उसी जगह पर वो पॉपुलेशन है, तो अगर वहाँ पर वो ख़त्म हो गई तो पूरे इंडिया में आपको कहीं पर भी और नहीं मिलेगी है। तो इसलिए इन सब की जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखने के लिए हम लोगों ने इनको गिर नेशनल सेंचुरी से उठाकर कहाँ पर डालने की कोशिश करी थी, द कुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में जो थे, ये तो फर्स्ट हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी थी। अब इसके अलावा कुनो पालपुर के अलावा हम लोगों ने 6 साइट्स और आइडेंटिफाई करी हैं, जो कि हैं माधव नेशनल पार्क इन दी मध्य प्रदेश, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दी राजस्थान एरिया, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व इन दी राजस्थान, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दी मध्य प्रदेश, 5th है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दी राजस्थान एंड 6th इज दी जैसोर बालाराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दी गुजरात एरिया। आपको ये 6 की 6 याद रखनी है, क्योंकि दीज आर द न्यू 6 साइट्स जहाँ पर एशियाटिक लायंस को फ्रॉम द गिर सेंचुरी रीलोकेट करने की बात चल रही है, सो दैट हम लोग उन पॉपुलेशन की जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रख सके। ठीक है, तो एक चीज़ और न्यूज़ में थी जिसके अकॉर्डिंग जो है एशियाटिक लायन कहाँ पर मिलते हैं आपको, मेनली गिर एरिया में मिलते हैं। मैंने अभी बताया आपको, गिर एरिया में अभी रिसेंटली देयर वाज अ कैनीन डिस्टेंपर वायरस इस पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ कॉज करता था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो एशियाटिक लायंस हैं उनकी डेथ हो गई थी। तो तब गुजरात गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई अगर ऐसे ही वायरस इनको इफेक्ट करता रहा तो अल्टीमेटली एशियाटिक लायंस सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इस वजह से ही इस कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के रिगार्डिंग एक तो वैक्सीन्स प्रोवाइड करी गई और साथ में ये इंश्योर किया गया कि भाई इनको कहीं और भी हम लोगों को रिलोकेट करना चाहिए, ताकि एक जगह पर प्रेजेंट होने की वजह से ये बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर ना आ जाए। तो दैट वाज दी न्यूज़ की एशियाटिक लायन प्रोजेक्ट है क्या, क्यों ये न्यूज़ में रहा है, और गिर नेशनल पार्क में, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किस तरीके से इनकी पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई है, और इस पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखने के लिए हम लोगों ने इनकी रिलोकेशन की बात करी है। एक तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए, सेकंड हमें ये पता होना चाहिए कि भाई एशियाटिक लायन बेसिकली एक तो मिलते कहाँ पर है, ये तो हमें पता ही लग गया। अभी गिर नेशनल पार्क जो गुजरात वाले स्टेट में है, रिस्ट्रिक्टेड है, वहीं पर मेनली वहीं पर ही मिलते हैं। और साथ में आपको ध्यान रखना है, इट इज़ द एंडेंजर्ड स्पीशी अंडर द IUCN रेड लिस्ट। IUCN बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा हर साल एक रेड डेटा बुक निकालती है, जिसके अंदर वो बताती है कि क्या ये स्पीशी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्या ये स्पीशी सिर्फ एंडेंजर्ड है, क्या ये स्पीशी वल्नरेबल है, या फिर ये स्पीशी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो IUCN बताती रहती है। ये आप लोग एनवायरनमेंट में डिटेल में करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है किसी भी स्पीशी के रिगार्डिंग उसका IUCN स्टेटस है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक बात है, तो आपको ध्यान रखना है एशियाटिक लायंस आर दी एंडेंजर्ड लायन, एंडेंजर्ड कैटेगरी में इनको लाई करते हैं, और अल्टीमेटली एशियाटिक लायन है मतलब ऐसे लायन जो सिर्फ एशिया में, पूरे एशिया में सिर्फ इंडिया वाले रीजन में गिर नेशनल पार्क में ही मिलते हैं। तो इनको दोबारा से रीलोकेट करने की हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई इनकी पॉपुलेशन को हम मेंटेन करके रख सकें। ठीक है, तो ये न्यूज़ में था। क्या ये इसकी नई 6 साइट्स हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। दे आर मेजरली इन दी मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात।
ये 3 स्टेट्स में ही मेनली ये 6 साइट्स हैं। हल्के से आप लोगों को एक बार रिवाइज करोगे तो आपको ये नाम भी याद हो जाएंगे, ठीक है। और नाम याद रखने हैं, क्योंकि जो भी नेशनल पार्क, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो भी बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज़ में रहता है, आपको उसके रिगार्डिंग पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है और ये क्यों न्यूज़ में था, तो उसका रीज़न भी पता होना चाहिए, ठीक है। हो जाएंगी सारी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। चलो नेक्स्ट है हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व। ये न्यूज़ में है। एक तो हम देखेंगे पन्ना टाइगर रिजर्व सिचुएटेड कहाँ पर है, ये फेमस किस चीज़ के लिए है, और इसको भी रिसेंटली कौन सा स्टेटस मिला है, इट गेट्स द 12th बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क, जो यूनेस्को बेसिकली रिकॉग्नाइज करती है, तो इसको 12th माना गया है। अगर हम इसकी हल्की सी बेसिक हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया में देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स एक बहुत बड़े बड़े एरियाज़ होते हैं जहाँ पर एनवायरनमेंट और जो इकोनॉमी और जो ह्यूमंस हैं, इन तीनों का ही हम लोग एक सस्टेनेबल तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई एनवायरनमेंट को बचाने के लिए आपने लोगों को वहाँ से निकाल दिया, या फिर आपने सिर्फ लोगों को बचाने के लिए एनवायरनमेंट की बलि चढ़ा दी, तो ऐसा नहीं होता। दोनों ही चीज़ों को हम लोग सस्टेनेबल तरीके से मेंटेन करके रखने की कोशिश करते हैं। तो दोज लार्ज एरिया आर नोन एज द बायोस्फीयर रिजर्व्स, जिसको कौन रिकॉग्नाइज करता है, ये बायोस्फीयर रिजर्व किसके अंडर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, अंडर द यूनेस्को का देयर इज अ प्रोग्राम, मैब प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। मैब मतलब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। 1971 में इसको शुरू किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था, और इसके अंडर पूरे वर्ल्ड में यूनेस्को डिफरेंट काइंड ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर करता है कि भाई हाँ, ये एरिया में बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ रहती हैं, बहुत पॉपुलेशन है टाइगर्स की भी, आपके प्लांट्स की भी, ह्यूमंस की भी, तो इसको कंजर्व करना हमारी ड्यूटी है। तो इसी ड्यूटी को निभाने के लिए यूनेस्को ने मैप प्रोग्राम के अंडर देयर आर इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए थे। इंडिया ने डिक्लेयर किए हैं अभी तक 18, लेकिन ये क्या है, सिर्फ इंडिया ने डिक्लेयर किए हैं कि भाई हमारे एरिया में ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर उस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो दैट डज नॉट बिकम द पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो इंडिया के जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उनमें से सिर्फ 12 ही यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं अंडर द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। मतलब दे आर द पार्ट, जितने भी पूरे वर्ल्ड में और बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनके लिए फंडिंग यूनेस्को भी देती है। इसका मतलब जो बाकी 6 बचे हैं उनके लिए फंडिंग यूनेस्को नहीं देगी, सिंपल स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी फंडिंग। लेकिन आपके ध्यान रखना है 18 में से 12 आर दी पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व अंडर द मैप प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, उसको क्या दे दिया गया है, इट हैज़ बीन गिवन द यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस। इसका मतलब पन्ना टाइगर रिजर्व क्या बन गया है, इट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये न्यूज़ में क्यों था। अगर हम बात करें पन्ना टाइगर रिजर्व है कहाँ पर, तो पन्ना टाइगर रिजर्व है आपका मध्य प्रदेश वाले एरिया में, तो मध्य प्रदेश में है ये। और न्यूज़ में क्यों था, हम लोगों ने पिछले महीने के जो करंट अफेयर्स किए थे उसमें केन बेतवा इंटरलिंकिंग की बात करी थी हमने। तो उसमें केन बेतवा की इंटरलिंकिंग की जो कनाल निकल रही थी, अगर ये बेतवा रिवर है, ये केन रिवर है, तो इसको इंटरलिंक करने के लिए जो हम लोगों ने कनाल बनाई थी, ये कनाल वॉज पासिंग फ्रॉम दी पन्ना टाइगर रिजर्व। तो इसलिए हमने उस टाइम पे न्यूज़ में था तो वो किया था। अब पन्ना टाइगर रिजर्व दोबारा से न्यूज़ में है क्योंकि उसको अभी मैप प्रोग्राम जो है यूनेस्को का, उसके अंडर इट हैज़ बिकम द 12th बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया टू गेट द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। रहेगा यार, टोटल कितने हैं इंडिया में, 18 हैं, उसमें से जो 12 हैं दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को। बाकी जो 6 बचे हुए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करे हैं, यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज नहीं किए हैं, ठीक है। तो आपको हल्का सा आपको प्रोग्राम के बारे में पता हो, 1971 में इसको लॉन्च किया गया था। और ये क्या है, ऐसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट और कल्चर के साथ सस्टेनेबल तरीके से मेंटेन की जा सके, उसको ही हम लोगों को अलाउ करना है, अदरवाइज हम लोगों को उसको अलाउ नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लोग ह्यूमैनिटी की, इकोनॉमी की और एनवायरनमेंट तीनों की ही रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखते हुए उनके लिए चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं इन द बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये बहुत बड़े बड़े एरियाज़ होते हैं। एक बायोस्फीयर रिजर्व में यहाँ पे कई सारे नेशनल पार्क्स भी आ सकते हैं, कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ सकती हैं, ठीक है। तो अगर ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है तो ये नेशनल पार्क एक यहाँ पर हो सकता है, एक नेशनल पार्क यहाँ पर हो सकता है, एक नेशनल पार्क यहाँ पर हो सकता है। तो नेशनल पार्क आर दी पार्ट ऑफ दी बायोस्फीयर रिजर्व्स। जैसे फॉर एग्जांपल पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व, ये बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है।
तो पन्ना आपका टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आपको इसके बारे में इतना सब कुछ पता होना चाहिए। और आपको ये अभी रिसेंटली क्या है, अगर हम पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये कहाँ पर है, विंध्यास माउंटेन है मध्य प्रदेश में, उस रेंज में ये लाई करता है इन दी मध्य प्रदेश स्टेट। और अगर हम बात करें कि इस रिजर्व से कौन सी रिवर होके निकलती है, तो जो रिवर है केन रिवर जो है ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर फ्लोज थ्रू दिस रिजर्व। तो केन रिवर, केन की एक ट्रिब्यूटरी, ये बेसिकली पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर निकलती हैं और आपको इसके बारे में चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और ये इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर दी पन्ना डायमंड माइनिंग। इंडिया में पन्ना माइनिंग, पन्ना जो माइंस हैं, जो गोलकोंडा माइंस हैं, दे आर बेसिकली फेमस फॉर दी डायमंड माइनिंग। तो आपको ध्यान रखना है ये पन्ना माइंस कहाँ पर है, डायमंड वाली, ये भी आपकी पन्ना टाइगर रिजर्व के अराउंड जो एरिया है वो वहीं पर ही पाई जाती है। ठीक है। और अगर हम ध्यान रखें कि जो केन बेतवा रिवर का इंटरलिंकिंग हम बात करते हैं, वो भी जो कनाल है दैट ऑल्सो फ्लोज थ्रू दी पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, रहेगा या तो आपको पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्या ये न्यूज़ में क्यों था, और अल्टीमेटली इसको कौन सा स्टेटस प्रोवाइड किया गया है और कौन सा स्टेटस किस प्रोग्राम के अंडर प्रोवाइड किया गया है और उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है उस प्रोग्राम का, और प्रोग्राम को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, दैट इज़ यूनेस्को। ठीक है, तो आपको इसके बारे में इतना सब चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग करेंगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व। कहीं पर भी टाइगर रिजर्व लिखा है, बायोस्फीयर रिजर्व लिखा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लिखा है, तो आपको सबसे पहला काम करना है कि उसका स्टेट कौन सा है वो ध्यान रखना है। तो जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में था, वैसे ही आपका जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है दैट इज इन दी उत्तर प्रदेश वाला एरिया, दैट इज इन दी उत्तर प्रदेश। और ये न्यूज़ में क्यों है, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बनाया गया है जिसने T/2 अवार्ड को हासिल किया है। अब ये T/2 अवार्ड क्या है, बेसिकली देखो देर इज एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज द ग्लोबल टाइगर फोरम, ग्लोबल टाइगर फोरम, जिसके अंतर्गत देर आर 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, मतलब एक ऐसी कंट्रीज जिनमें टाइगर मिलते हैं। तो ऐसी 13 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी अभी देखेंगे। इन सभी कंट्रीज ने मिलकर एक अवार्ड बनाया था, एक इनिशिएटिव चलाया था, दैट वाज द T/2 इनिशिएटिव। देखो नाम से क्लियर है, T/2 मतलब टाइगर की पॉपुलेशन हमें डबल करनी है, तो दैट इज वाई T/2। और ये कब करनी है, ये हमें 2022 तक हमें टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है। तो जो T/2 है पूरी 13 रेंज कंट्रीज़ में से, पूरी इंडिया को भी मिला लो, चाइना को मिला लो, रशिया को मिला लो, जो भी कंट्रीज़ है 13 रेंज कंट्रीज़, उसमें से पीलीभीत टाइगर रिजर्व ऐसा पहला टाइगर रिजर्व बना है जिसने इस T/2 अवार्ड को हासिल किया है। इसका मतलब इसने अपने एरिया में टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको डबल करने में बड़ा रोल प्ले किया है। पहले इसमें कितने थे, देयर वॉज दी 25 टाइगर्स इन 2014, और अब कितने हैं, देयर आर 65 टारगेट 2018 में। तो डबल तो किया ही है, साथ में डबल से भी ज़्यादा काम इसने इसके अकॉर्डिंग किया है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, इसको कौन सा अवार्ड दिया गया है, ये अवार्ड किसके अंडर दिया जाता है, दैट इज़ दी ग्लोबल टाइगर फोरम का T/2 इनिशिएटिव। और ग्लोबल टाइगर फोरम में कौन सी कंट्रीज़ हैं, दीज आर दी 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़। अगर हम टाइगर रेंज कंट्रीज़ की बात करें तो दीज आर दी कंट्रीज़, फॉर एग्जाम्पल आपका इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम दी रशिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया। तो ये कुछ 13 कंट्रीज़ हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी है कि कौन सी ऐसी 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं जिनमें से पीलीभीत टाइगर रिजर्व को सबसे पहला अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो आपको 13 याद रखनी है और आपने काम करना है, इनको सिंपल ऐसे सिस्ट याद नहीं करना है, आप एक काम करना, इनको ना नॉर्थ टू साउथ अरेंज करके देखना। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये 4 कंट्रीज़ हैं, इनको अरेंज करो नॉर्थ टू साउथ, और ये 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ में से एक है, तो आपको पता हो कि आपको उनको कैसे अरेंज करना है। तो पहले आपने रशिया देखना है, फिर चाइना, फिर नेपाल, फिर इंडिया, फिर बांग्लादेश, और फिर आपके जो भी इंडोनेशिया, म्यांमार, जो भी कंट्रीज़ हैं इसमें, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हो जाएगा सिंपल, नॉर्थ टू साउथ आपने अरेंज करना है 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ को। ओके, इसमें एक तो ये न्यूज़ में था कि इसको पहला T/2 अवार्ड दिया गया है, डबलिंग द टाइगर की पॉपुलेशन। सेकंड इसमें अवार्ड था कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2020। ये अवार्ड उस टाइगर रिजर्व को दिया जाता है जिसने बहुत ज़्यादा अच्छा गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया होता है, ताकि उनकी जो कंजर्वेशन है टाइगर्स की बहुत अच्छे से वो इम्प्लीमेंट कर सके।
ठीक बात है। तो ये जो एक्सीलेंस अवार्ड है कंजर्वेशन वाला, ये भी किसको मिला है? इट हैज़ गिवन टू दी मानस कंजर्वेशन एरिया। मानस कंजर्वेशन एरिया है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही लोकेटेड नहीं है, दैट इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन द इंडिया एंड भूटान। मतलब एक ऐसा एरिया है जो इंडिया और भूटान के बीच में लाई करता है। इफ दिस इज द इंडिया, है ना, अगर ये आपका इंडिया, दिस इज द भूटान, तो ये क्या है, एक मिनट, ये इंडिया है, दिस इज द भूटान, तो ये जो एरिया है ये इस एरिया में लाई करता है। मतलब कुछ एरिया इसका इंडिया में है, कुछ एरिया इसका भूटान वाले एरिया में है। तो आपको नाम ध्यान रखना है दी ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया, जो इंडिया भूटान के बॉर्डर पर मिलता है, जिसका कुछ एरिया भूटान में है, कुछ एरिया इंडिया में है। इसको कौन सा अवार्ड दिया गया है? इसको अवार्ड दिया गया है कंजर्वेशन एक्सेलेंस अवार्ड फॉर 2020। तो आपको ये अवार्ड ध्यान रखना है, आपको ये अवार्ड ध्यान रखना है। ओके, चलो अगर हम T/2 की बात करें तो वही है, द इनिशिएटिव वाज टू डबल द नंबर ऑफ टाइगर्स बाय 2022। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में कितने नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, इंडिया में अकॉर्डिंग टू 2018 रिपोर्ट, 18 रिपोर्ट थी जो 2019 में रिलीज की गई थी, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में टाइगर्स वर द 2967 नंबर्स, 2967। और 2014 में कितने थे? इसमें 2014 में थे 2226, तो इतने थे। और पिछले 4 सालों में कितने इंक्रीज कर दिए गए हैं? 2967 अब टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इंडिया में है। सबसे ज़्यादा ये कहाँ मिलते हैं? सबसे ज़्यादा टाइगर्स इंडिया में मिलते हैं मध्य प्रदेश में, सेकेंड नंबर पर आता है कर्नाटका एंड थर्ड नंबर पर आता है आपका उत्तराखंड। तो ये 3 स्टेट्स भी आपने ध्यान रखने हैं रिगार्डिंग दी टाइगर्स इन इंडिया, जो एक रिपोर्ट रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके अंतर्गत इंडिया में टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स आते 2967। और जो सबसे अच्छे स्टेट्स माने जाते हैं 2 आर दी MP, कर्नाटका एंड उत्तराखंड। तो आपको ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है इसके बारे में। तो T/2 आपको पता है इंडिया में क्या है सीन, ये भी आपको पता है। अगर हम इंडिया में बात करें कंजर्वेशन एफर्ट्स की, तो इंडिया ने टाइगर्स को बचाए रखने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स उठाए हैं, जिसको हम लोगों ने ये लिखे हैं। पहला है आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। ये स्पेसिफिकली अथॉरिटी बनाई गई थी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। और इसका ये काम है कि जिस भी एरिया में टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उस एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना, उसकी बाउंड्रीज़ को डिसाइड करना, ये सारा का सारा काम किसका है? ये NTCA का काम है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी सेंटर गवर्नमेंट NTCA से बिना पूछे किसी भी टाइगर रिजर्व की जो बाउंड्री है उसको रिमूव नहीं कर सकती, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो पूरा का पूरा जो काम है टाइगर को बचाए रखने का, वो किसका है? NTCA का है। इसने रिसेंटली अभी सॉफ्टवेयर निकाला था जिसका नाम क्या था? M-Stripes। इट इज़ द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसका नाम क्या है? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। पूरा नाम अगर नहीं भी याद होता है तो आपने सिंपल M-Stripes के नाम से ध्यान रख लेना है। इसका बेसिकली सॉफ्टवेयर का काम क्या है? पॉपुलेशन ऑफ टाइगर को काउंट करने में, कि कैसे काउंट किए जाएंगे, काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है ये, एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है M-Stripes इज रिगार्डिंग फॉर दी काउंटिंग दी पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। इट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय दी NTCA। तो इंडिया ने एक तो ये काम किया है, NTCA बनाई है और NTCA ने M-Stripes बनाया है। सेकेंड है आपका सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट इन 2010। आपको ध्यान रखना है, पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि द सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन इज रिगार्डिंग विच काइंड इज रिलेटेड टू विच थीम, तो आपको ध्यान रखना है सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन इज रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। और इसका एक और काम क्या था कि इसको हमें टाइगर की पॉपुलेशन जो है उसको अगले 12 सालों में, मतलब 2010 से 2022 तक हमें डबल करना है। तो ये इसी डिक्लेरेशन के अंदर डिसाइड किया गया था कि अगर जो ये टाइगर रिजर्व इसको अचीव कर लेगा, उसको हम लोग क्या देंगे? हम उसको ये अवार्ड देंगे, T/2 अवार्ड, जो रिसेंटली अभी किसको मिला है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है। ठीक बात है, तो आपको ये ध्यान रखना है द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन इन 2010 किसके रिगार्डिंग थी। थर्ड आपको ध्यान रखना है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। जैसे ग्लोबल टाइगर फोरम है बिटवीन द 13 रेंज कंट्रीज, वैसे ही ये ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है जिसको किसने बनाया है? इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। और इसका भी पूरा एक एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि जितने भी टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं उनको अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड करना कि भाई आपने टाइगर को अगर बचाना है तो उसके लिए जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी हम लोग वो प्रोवाइड करेंगे। दैट इज़ द ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव बाय द वर्ल्ड बैंक।
ठीक बात है। फोर्थ हमें देखना है द प्रोजेक्ट टाइगर। इंडिया ने एक और काम किया है टाइगर्स को बचाए रखने के लिए, दैट इज द प्रोजेक्ट टाइगर, जो इंडिया ने 1973 में चलाया था। 1973 में इस प्रोजेक्ट टाइगर को चलाया गया था, जिसके अंतर्गत ये बोला गया था कि इंडिया में पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स बहुत ज़्यादा रेट से डिग्रेड कर रही है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इनकी हंटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग इनकी पोचिंग कर रहे हैं, इनका इलीगल ट्रेड किया जा रहा है, इनके बॉडी पार्ट्स का इलीगल ट्रेड किया जा रहा है। तो इस चीज़ को हम सबको रोकना है मिलके। तो इस वजह से इसको रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड दी प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973, ताकि इंडिया में पॉपुलेशन ऑफ टाइगर कुड बी मेंटेन्ड और कुड बी इंक्रीज्ड टू अ सिग्निफिकेंट लेवल। ठीक है, तो हमने देखना है कि भाई पीलीभीत टाइगर रिजर्व न्यूज़ में क्यों था, टाइगर रिजर्व बेसिकली कौन बनाता है, एनटीसीए बनाती है, एनटीसीए डिक्लेयर करती है। ये वाला अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को मिला है। फिर हम लोगों ने देखा कि T/2 अवार्ड क्या है, ग्लोबल टाइगर फोरम क्या है, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव क्या है, इंडिया में कौन कौन से इनिशिएटिव चलाए गए हैं टू प्रोटेक्ट द स्पीशी ऑफ टाइगर। ठीक बात है, तो हम लोगों ने इस करंट अफेयर के रिगार्डिंग आप लोगों को इतनी चीज़ें तो कम से कम पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। नाम से क्लियर है, एक ऐसी योजना है जो एक बीमित व्यक्ति के लिए है। मतलब अगर आप किसी जगह पर काम कर रहे हो, आपने ये अटल बीमित व्यक्ति योजना के अंतर्गत अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आपको पैसे मिलेंगे अंडर दिस स्कीम। आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बाद भी पैसे मिलेंगे। तो आपको अल्टीमेटली अपने आप को इंश्योर करवाना है, इंश्योरेंस लेनी है अकॉर्डिंग टू दिस योजना। ये योजना किसने शुरू करी है? दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द ESI एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस इन 2018। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना किसने लॉन्च करी है, और इसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अगर किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो कोरोना का लॉकडाउन हो, चाहे वो कोई डिज़ास्टर आ गई हो, चाहे कोई और रीज़न रहा हो, जिससे अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट चली गई है, तो आप उसको अल्टीमेटली आपको कुछ पैसे तो है करंटली आते रहें, ताकि आप जब नई जॉब सर्च कर रहे हो तो आपके पास खुद को मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अवेलिंग द रिलीफ अंडर दिस स्कीम। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक तो चेंजेस लेकर आए गए हैं। मान लो कि अगर आपकी जॉब जो है 1 जनवरी को चली जाती है, आपको 1 जनवरी को बोला गया, 31 दिसंबर ले लेते हैं, 31 दिसंबर को आपको बोला गया कि भाई अब आपको दोबारा से इस जॉब पर आने की ज़रूरत नहीं है, तो आपकी एकदम से जॉब चली गई। जॉब का रीज़न जाने का कुछ भी हो सकता है कि भाई या तो कोई और अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं कि पता नहीं कि अब आगे क्या होगा, तो कंपनीज़ ने काफ़ी सारे लोगों को निकालना शुरू कर दिया। तो ऐसे कोई भी रीज़न रहे हो तो मतलब आपको तो निकाल दिया वहाँ से। तो क्या होगा, आपकी जो एवरेज वेजेस थी, आप जितने महीने में कमाते थे, उसका जो एवरेज अगर हम निकालें तो जो एवरेज ऑफ द वेजेस का आपको पहले सिर्फ 25% ही मिलता था 3 महीने के लिए। अब कितना मिलेगा आपको? उनका 50% ऑफ द वेजेस मिलेगा फॉर द 90 डेज। ठीक है, मतलब क्लियर है कि भाई पहले आपको 3 महीनों के लिए 25% ऑफ द वेजेस मिलता था आफ्टर योर अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन अब कितना मिलेगा आपको? 50% ऑफ योर एवरेज वेजेस फॉर द 3 मंथ्स। एक तो ये इसमें चेंजेस लेकर आए गए हैं। सेकंड चेंज लेकर आए गए हैं कि जैसे ही आपकी यहाँ पर जॉब गई थी 31 दिसंबर को, तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद, मतलब 90 डेज़ के बाद आपको ये 3 महीने के लिए पेमेंट जारी करी जाती थी। मतलब आप 3 महीने अनएम्प्लॉयड हो, आपको कोई पैसे नहीं है। 3 महीने अनएम्प्लॉयड रहने के बाद आपको ये बेरोज़गारी एक तरीके से जो भत्ता है, इंश्योरेंस जो है, वो आपको आना शुरू होता था। तो अब इसका भी टाइम लिमिट कम कर दिया गया है कि अगर आपकी 31 दिसंबर को जॉब गई है तो फिर आपको विदिन 1 फेब से ही, मतलब आफ्टर द 30 डेज ऑफ योर अनएम्प्लॉयमेंट, आपको 90 डेज के लिए, मतलब 3 मंथ्स के लिए आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, विच इज़ दी 50% ऑफ योर एवरेज वेजेस व्हेन यू आर एम्प्लॉयड। ठीक है, तो आपको ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि भाई क्या क्या इसमें चेंज लेकर आए गए हैं कि पहले 90 दिन के बाद 3 महीने के लिए आपको वेजेस मिलती थी 25%, लेकिन अब सिर्फ 30 दिन के बाद ही आपको 3 महीने के लिए 50% ऑफ योर वेजेस मिलेंगे। एक तो ये चीज़ में चेंज किया गया है, लेकिन इसमें एक और क्राइटेरिया है कि आपको किस पर्सन को ये पैसे मिलेंगे आफ्टर द अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये पैसे किसको मिलेंगे? जिसने कम से कम 2 साल का जो मिनिमम पीरियड है उसमें इंश्योरेंस का प्रीमियम भरता रहा है, और जॉब जाने से 78 दिन पहले, 78 डेज अर्लियर प्रिसीडेड विच दी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जॉब जाने से 78 दिन पहले भी आप उसका जो प्रीमियम है रेगुलरली भर रहे थे।
तो 2 साल का कम से कम इंश्योरेंस आपने लिया हुआ था और जॉब जाने से 78 दिन पहले तक भी आप उसका इंश्योरेंस भर रहे थे, तो उसी पर्सन को क्या मिलेगा, इस योजना का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर उस खरे नहीं उतरते हो तो अल्टीमेटली आपको इस योजना के अंतर्गत बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ठीक बात है। तो क्या चेंजेस हुए हैं, क्या ये स्कीम है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, किसने इसको लॉन्च किया है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये हम लोगों को इसके रिगार्डिंग पता होना चाहिए। ओके, चलते हैं आगे। चलो, नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स के रिगार्डिंग एक न्यूज़ थी जिसके अकॉर्डिंग क्या है, इंडिया का एक सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि। द नेम ऑफ द कंप्यूटर इज परम सिद्धि, जिसको अभी रिसेंटली टॉप 500 के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनमें जगह दी गई है। इसको रैंक कौन सा दिया गया है, इट हैज़ बीन रैंक्ड 63। ठीक है, 63 इसका रैंक है। और सिर्फ परम सिद्धि ही नहीं, एक और है हमारा प्रत्यूष। प्रत्यूष इज अनदर सुपर कंप्यूटर जिसको 78th रैंक मिला है इन इस लिस्ट में। जो प्रत्यूष है वो किसके लिए काम आता है, मेनली वेदर फोरकास्टिंग के लिए काम आता है कि किस एरिया में बारिश होगी, किस एरिया में साइक्लोन आएगा और किस एरिया में साइक्लोन नहीं आएगा। तो बेसिकली वेदर की जो फोरकास्टिंग है दैट हैज़ बीन डन बाय द प्रत्यूष। और जो परम सिद्धि है ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो रैंक है 63 है। इसका मतलब इंडिया में जो सुपर कंप्यूटर है सबसे फास्टेस्ट वो कौन सा है, परम सिद्धि। ठीक है, रैंक आपने ध्यान रखना है। और अगर एक और चीज़ हम देखें कि परम सिद्धि को डेवलप कैसे किया गया, इंडिया में एक मिशन चलता है जिसका नाम है आपका नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, NSM, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसको कौन चलाता है, इट इज़ बीन लॉन्च्ड बाय द METI, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये साथ में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों मिलकर चलाते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसके अंडर, इस मिशन के अंडर इन दोनों को क्या करना है, डिफरेंट नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स डेवलप करने हैं ताकि इंडिया का भी जो सुपर कंप्यूटर है वो टॉप 500 में और जगहें बना सके। तो जगह तब बनाएगा जब अल्टीमेट सुपर कंप्यूटर बनाओगे। सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए ही आपने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन चलाया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना जो परम सिद्धि है इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जो किस किस के बीच का कोलैबोरेशन है, METI का एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसको आपके रैंक ध्यान रखने हैं और आपको ध्यान रखना है कि भाई ये जो रिपोर्ट है ये किसने रिलीज करी है, इट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर एटॉस, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर एटॉस। नहीं भी याद रखोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल आपको रैंक ध्यान रखना है कि इंडिया का परम सिद्धि हैज़ बिकम द इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, जिसमें इसको रैंक दिया गया है 63, प्रत्यूष को रैंक दिया गया है 78। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पूरे वर्ल्ड में कौन सा सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट है, दैट इज़ दी फुगाकू। ये हम लोगों ने मार्च के जब करंट अफेयर किए तब भी डिटेल में किया था कि जो फुगाकू है दैट इज़ दी फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ जापान, ऑफ जापान नहीं ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन बनाया किसने है, जापान ने बनाया है। और जो सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट पर तो फुगाकू है, जो सेकंड है उस पर है IBM कंपनी का समिट। ठीक है, समिट इसका नाम है। तो बेसिकली ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पर हैं जिनको फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बोला गया है पूरे के पूरे वर्ल्ड का। तो इंडिया का क्या रैंक है, पूरे वर्ल्ड का क्या रैंक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में थोड़ी सी नाम पता होने चाहिए, क्योंकि जो छोटे लेवल के पेपर्स हैं चाहे वो SSC के हों चाहे वो आपके स्टेट सर्विसेज के हों, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। UPSC में नहीं पूछा जाएगा, बट UPSC में भी हम श्योर नहीं कह सकते कि भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि UPSC में 100 में से 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, जो सबको आते होते हैं। तो वो 20 अगर सबको आते हैं और आपको नहीं आते हैं क्योंकि आपने ये सोचा कि भी तो पूछा नहीं जाएगा, तो फिर वहाँ पर बड़ा दिमाग ख़राब होता है। तो फिर इसलिए अगर हम सारा पढ़ ही रहे हैं तो UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं और स्टेट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं, तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसके बारे में ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। कब मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है और क्यों मनाया जाता है, तो ये हमें देखना है। कॉन्स्टिट्यूशन डे हमारा मनाया जाता है ऑन दी 26 ऑफ नवंबर, क्योंकि 26 ऑफ नवंबर 1949 में ही हम लोगों ने क्या किया था, वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमने लागू कब करा, वी इम्प्लीमेंटेड, वी एनफोर्स्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दी 26 ऑफ जनवरी 1950, जिसके दिन हम लोग क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं।
तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हम लोगों ने 1994 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। और ये हम कब से मना रहे हैं? ये हम लोग मना रहे हैं 2015 से। 2015 से हम लोग मना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। उससे पहले इस डे को हम कैसे मनाते थे? वी सेलिब्रेट इट एज द नेशनल लॉ डे, बट अब इसको हम मनाते हैं नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है, चाहे वो कोई लॉ हो, चाहे वो कोई रूल हो, चाहे वो कोई पार्लियामेंट ने ही लॉ क्यों ना बनाया हो, दैट शुड ऑल्सो टेकन केयर ऑफ बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के वो खिलाफ है, जैसे प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, सॉवरेनिटी, रिपब्लिक, ना, तो ये सारी अगर चीज़ों को वो वायलेट कर रहा है तो अल्टीमेटली उस लॉ को जुडिशरी हमारा ख़त्म कर सकता है, नल एंड वॉइड कर सकता है। तो दैट इज़ वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द अल्टीमेट बुक फॉर इंडियन पीपल, इंडियन सिटीजन एंड इंडियन गवर्नमेंट टू मेक अ लॉ, टू इन्फोर्स अ लॉ और टू इम्प्लीमेंट अ लॉ। ठीक है, तो आपको ये डे ध्यान रखना है, कब से मना रहे हैं और क्यों मना रहे हैं, इसके बारे में हमें इतनी चीज़ें कम से कम पता होनी चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा पीएम मोदी अटेंड्स द 12th ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट हुई है। ब्रिक्स में 5 कंट्रीज आप लोगों को पता है, बी से ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये आपको 5 कंट्रीज पता होनी चाहिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो पीएम मोदी ने रिसेंटली अभी ये 12th ब्रिक्स समिट अटेंड करी है, वर्चुअली अटेंड करी है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहे थे तो फिर अल्टीमेटली जा नहीं पाए थे ये, तो वर्चुअली इसको अटेंड किया गया है। इसकी थीम आपको ध्यान रखनी है। अगर आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये थीम बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम है आपकी ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। मतलब खास करके ग्लोबल एजेंडाज को, ग्लोबल इश्यूज़ को और ख़ास करके इनोवेशन को बहुत ध्यान में रखा गया है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने कोरोना की डिजीज़ को फेस किया, वैसे हम लोगों ने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि भाई हमारे पास जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छे लेवल का नहीं है, तो इसको अच्छे लेवल का बनाना है हमें। तो इसके लिए हमें वैक्सीन्स बनानी पड़ेंगी, हमें इसके लिए लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा इंप्रूव करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें इनोवेशन चाहिए होगी उसके सेक्टर में। तो इनोवेशन को ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ इज़ द थीम ऑफ द 12th ब्रिक्स समिट। इसको करवाने का एक और मकसद है, क्योंकि जो 13th ब्रिक्स समिट होगी 2021 में, उसको कौन होस्ट करेगा? दैट विल बी होस्टेड बाय इंडिया। तो आपको 12th ब्रिक्स समिट ध्यान रखनी है कि इंडिया ने होस्ट नहीं करी है, इसकी बस आपको थीम ध्यान रखनी है। ब्रिक्स में कितने मेंबर्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, 5 मेंबर्स हैं, इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ ब्रिक्स। और अल्टीमेटली जो 13th ब्रिक्स समिट है वो कहाँ होगी? वो इंडिया में होगी। अगर लॉकडाउन नहीं लगा तो इंडिया में हो जाएगी, अदरवाइज़ वो वर्चुअली ही हम लोग उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको हल्का सा इसके बारे में चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा WEF सिलेक्ट्स दी 4 इंडियन सिटीज़। WEF क्या है? बेसिकली दैट इज़ दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इनिशिएटिव चलाता है, दैट इज़ द G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटी अलायंस। WEF का एक अलायंस है, ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ अलायंस, नाम से ही क्लियर है। एक ऐसा अलायंस जो इन सिटीज़ के बीच में है जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट इन नेचर है। मतलब वहाँ पर लोगों के पास ऐसे गैजेट्स हैं जो मैनुअल लेबर को बहुत ज़्यादा रिप्लेस कर चुके हैं। मतलब ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर एसीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर मेट्रोज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपको हर चीज़ जो है डिजिटाइज मिल रही है, जो आपका कनेक्शन है वो इंटरनेट टू इंटरनेट ही है। आप घर पर पहुँचे नहीं उससे पहले आपका एसी चालू हो गया है ना, जैसे ही आप एंटर किए मेट्रो में उसके दरवाजे खुल गए है ना। तो जो आपके सीवर या सेप्टिक टैंक्स हैं उनको मैनुअली साफ़ नहीं करना, उनको मैकेनाइज तरीके से साफ़ करना है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत प्रॉपर है। तो ऐसी सिटीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंटरनेट कनेक्टिविटी का यूज़ किया जाता है, बहुत अच्छे गैजेट्स का यूज़ किया जाता है, तो उस केस में इसने WEF ने एक अलायंस निकाला है, ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ अलायंस। इसमें आपकी टोटल 15 सिटीज़ हैं, 15 सिटीज़ हैं, जिसमें से अभी जो 4th हैं, जो 4 सिटीज़ हैं इंडिया के केस में, बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर एंड हैदराबाद। आपको ध्यान रखना 4 सिटीज़ के नाम क्या है आपके, बेंगलोर, फरीदाबाद, इंदौर एंड हैदराबाद को रिसेंटली अभी WEF ने G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ अलायंस का पार्ट बनाया है। और ये क्या है बेसिकली, इस अलायंस का बेसिकली ये मकसद होता है कि जितने भी आपने डिवाइसेस यूज़ करने हैं, ख़ास करके पब्लिक प्लेसेस में,
चाहे वो कोई कार्ड की आपने स्वाइप करा हो तो आपके पैसे पार्किंग वाले कट गए हों, है ना। तो कोई भी चीज़ हो, तो ऐसी जो पब्लिक स्पेसेस में आपने डिवाइसेस यूज़ किए हैं उनका एक तो एथिकली यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बेसिकली आपका डेटा को हैक किया जा रहा है कि भाई आप कितनी बार इस एरिया में आते हो, कितनी देर तक आप यहाँ पर रुकते हो, आप क्या बेसिकली काम करते हो। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये एक डेटा का मिसयूज़ है। तो जितने भी आपके गैजेट्स, जितने भी आपकी टेक्नोलॉजी स्मार्ट सिटीज़ के केस में यूज़ की जा रही है, दैट यूज़ शुड बी एथिकल इन नेचर। और वो क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए जो लोगों के डेटा से छेड़छाड़ ना करे, लोगों का जो डेटा हो वो उनके पास सेफ हो। ठीक है, तो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ अलायंस, जिसको कब बनाया गया था, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द जून 2019। ठीक है, तो 2019 याद रख लो, जून नहीं भी याद रखोगे तो कोई ऐसी पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हम लोगों ने देख लिया कि जो ऑब्जेक्टिव है, जितने भी डिवाइसेस होंगे, जितने भी पब्लिक प्लेसेस पर टेक्नोलॉजीज़ होंगी, एक तो उनका रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल यूज़ किया जाएगा, और साथ में जो इनके ग्लोबल नॉर्म्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं कि ये गैजेट ऐसे ही बनेगा, इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी फिट होगी, डेटा को स्टोर नहीं करेगी या फिर डेटा को स्टोर करेगी, कितनी देर बाद डिलीट करेगी, ये सारे के सारे जो ग्लोबल नॉर्म्स हैं ये सभी सिटीज़ को इम्प्लीमेंट करने हैं। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्लोबल स्मार्ट सिटी अलायंस, जिसके अंदर अभी WEF ने 4 सिटीज़ को इंक्लूड किया है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़। ठीक बात है। चलो नेक्स्ट है आपका सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। एक तरीके का चैलेंज है जो हमें दिया है गवर्नमेंट ने। ये चैलेंज है फ्रॉम 19 नवंबर 2020 टू 15 अगस्त 2021। इस चैलेंज को अगर आप ध्यान से देखो, सफाई मित्र सुरक्षा नाम से क्लियर है, सफाई मित्रों की सुरक्षा का चैलेंज है। खास करके जो सीवर या सेप्टिक टैंक्स को लोग मैनुअली ठीक करते हैं, मैनुअली साफ़ करते हैं, वो मैनुअली साफ़ करने में होता क्या है, कई बार डेथ उनकी हो जाती है। क्योंकि आप देखो तो सेप्टिक टैंक में बहुत ज़्यादा हार्जार्डस जो गैसेज हैं वो देखने को मिलती हैं। तो जब वो नीचे उतरते हैं उनको साफ़ करने के लिए, तो वो गैसेज वो भी इनहेल करते हैं, तो उस चक्कर में उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा ना हो, तो जितनी भी आपकी क्लीनिंग है ऑफ द सीवर एंड सेप्टिक टैंक्स, दैट शुड बी डिजिटाइज्ड हो सकती है, या फिर वो कैसी हो सकती है, दैट इज द मैकेनाइज्ड। क्योंकि हमारा ये जो एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट, ये एक एक्ट है बेसिकली जिसके अंदर जितने भी आपके मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं जो सेप्टिक टैंक को नीचे उतर के साफ करते हैं, दैट प्रैक्टिस इज द प्रोहिबिटेड। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता वैसा काम करने के लिए। बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी भी ऐसे ऐसे काम चल रहे हैं जिसमें लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वो लोग ये काम करने के लिए भी मजबूर हैं। तो आपको एक चैलेंज दिया है हमारा सरकार ने, जिसके अंदर हमें ये बताना है कि हम मैनुअली सेप्टिक टैंक्स को ना साफ़ करके उसको किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके साफ़ कर सकते हैं, वो आपको बेसिकली टेक्नोलॉजी बनानी है। दैट इज़ दी सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, जो क्या कब से कब तक है, नवंबर 2020 से अगस्त 2021 तक चलाया गया है। ठीक है, तो बेसिकली बस इसका क्रक्स यही निकालना है आपने कि जितने भी सेप्टिक टैंक्स हैं उनकी जो क्लीनिंग है, दैट शुड नॉट बी बाय द मैनुअल प्रोसीजर, दैट शुड बी डन बाय द मशीन्स और द मैकेनाइज्ड प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड। ठीक है, तो आपको इसके बारे में इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या ये चैलेंज है, और अल्टीमेटली ये जो एक्ट है, ये जो एक्ट 2013 वाला मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट 2013, इसके अकॉर्डिंग सेप्टिक टैंक्स की मैनुअल सफाई करना इज़ प्रोहिबिटेड। आपको ऐसा करने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता, बट वी नो द ग्राउंड रियलिटी, तो हम इसके हिसाब से ही काम करेंगे। चलो नेक्स्ट है आपका वरुणास्त्र। वरुणास्त्र है एक तरीके का अस्त्र है बेसिकली। तो ये अस्त्र कौन सा है, टॉर्पीडो है। ये टॉर्पीडो आपने देखा होगा, इस तरीके का दिखता है ये वरुणास्त्र टॉर्पीडो। जैसे कोई भी आपकी ये शिप वगैरह जा रही हैं, तो आपको अगर अंडर वाटर इन पर अटैक करना है तो आप किसके थ्रू करोगे, दैट शुड बी डन बाय द टॉर्पीडो। ठीक है, इस तरीके की ये वेसल टाइप सा होता है जिसको अगर आप लॉन्च करवाओगे तो अल्टीमेटली उस शिप को जाकर अटैक करेगा, उसे टकराएगा और उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये जो टॉर्पीडो है उसका नाम क्या है, इंडिया में वरुणास्त्र इसका नाम है, और ये इंडिया का पहला इंडिजिनस टॉर्पीडो है। इट इज़ द इंडिजिनस, मतलब सारी जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया की खुद की है, किसी से हम लोगों ने मांगी नहीं है। ठीक है, तो इंडिजिनस टॉर्पीडो है इंडिया का, जो किसने बनाया है, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द भारत डायनामिक्स लिमिटेड। DRDO याद कर लेना, BDL नहीं भी याद रखना तो कोई दिक्कत नहीं है। टॉर्पीडो वरुणास्त्र इज डेवलप्ड बाय द DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
इसका नाम ध्यान रखना है, क्या ये टॉर्पीडो है, क्या ये मिसाइल है, क्या ये सबमरीन है, क्या ये शिप है। इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, तो आपको ध्यान रखना जो वरुणास्त्र है दैट इज द इंडिजिनस टॉर्पीडो ऑफ इंडिया। और ये क्या, इसका अगर हम बात करें कि क्या इसकी स्पीड है, क्या इसका रेंज है, कितनी डेप्थ तक ये वाटर में जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी जो रेंज है, रेंज इज़ दी 40 किलोमीटर। मतलब 40 किलोमीटर के दायरे पर अगर आप इसको अटैक करवाओगे तो अल्टीमेटली उस शिप को जाकर ये टकराएगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो रेंज इज़ दी 40 किलोमीटर। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड इज़ दी 70 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में 70 किलोमीटर चल सकता है, आधे घंटे में 35 किलोमीटर चल सकता है। और अगर हम बात करें कितनी डेप्थ तक ही जा सकता है, तो पूरे वाटर में ये मैक्सिमम 400 मीटर की डेप्थ तक जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा मानी जाती है। तो 400 मीटर अंडर वाटर जाना, इट इज़ अ काइंड ऑफ हाईली एडवांस टेक्नोलॉजीज विच वी हैव यूज्ड इन दी वरुणास्त्र टॉर्पीडो। ठीक है, तो आपको इसकी रेंज ध्यान रखनी है 40 किलोमीटर, आपको इसकी स्पीड ध्यान रखनी है 70 किलोमीटर पर आवर, और आपको ध्यान रखना है कि ये वाटर में कितनी डेप्थ तक ही जा सकता है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि टॉर्पीडो कैसे यूज़ होता है। टॉर्पीडो अंडर वाटर एक तरीके की मिसाइल की तरह यूज़ होता है, जो अंडर वाटर ही या तो किसी सबमरीन को अटैक कर सकता है, या फिर ये किसी शिप को भी अटैक कर सकता है। तो इसका जो काम है वो एंटी सबमरीन भी है और एंटी शिप भी है। तो पेपर में स्टेटमेंट आए कि टॉर्पीडोज आर ओनली यूज्ड फॉर द अटैक ऑन दी सबमरीन, क्योंकि वो अंडर वाटर रहती हैं, तो ऐसा नहीं है। टॉर्पीडो कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द शिप। अंडर वाटर जा भी सकता है टॉर्पीडो, अंडर वाटर नहीं भी जा सकता है। सिंपल वाटर के ऊपर से ही निकल जाए और शिप को अटैक कर दे, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। मतलब वाटर के अंदर जाना तो एक तरीके का एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, तो जाए ना जाए वो तो बात अलग है, लेकिन सरफेस के ऊपर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो सबमरीन के खिलाफ भी जा सकता है और शिप के खिलाफ भी जा सकता है, तो हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा क्वाड नेशंस कंडक्ट दी मालाबार एक्सरसाइज। हम लोगों ने पहले किया था क्वाड कंट्रीज कौन सी थी, 4 कंट्रीज हैं ये, तभी इसका नाम क्वाड पड़ा है। कौन कौन सी हैं इसमें है आपकी यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ये 4 कंट्रीज हैं क्वाड कंट्रीज में, जिनका स्पेसिफिक काम क्या है, टू प्रिवेंट द थ्रेट्स फ्रॉम दी चाइना। तो इनको लगता है कि जो चाइना है वो इंडियन ओशन में अपनी रीच बढ़ा रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या है, इन लोगों ने क्वाड कंट्रीज़ की इस्टेब्लिशमेंट करी है, जिसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं आपके ये 4। तो रिसेंटली इन्होंने अभी मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। अगर आपको मैं बताऊं कि मालाबार एक्सरसाइज पहले किसके बीच होती थी, इट वाज ओनली बिटवीन द इंडिया एंड यूएसए। इंडिया और यूएसए के बीच मालाबार एक्सरसाइज होती थी, बट धीरे धीरे इसमें कौन आया, इसमें पहले जापान को इंक्लूड किया गया और रिसेंटली अभी ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड किया जा चुका है। तो रिसेंटली अभी मालाबार एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई है, इन 4 कंट्रीज़ के बीच में हुई है, जो कि एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जिसका बेसिक जो काम है वो है कि इंडियन ओशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी को बनाए रखना, ताकि जो चाइना है वो अपनी हेजेमनी का यूज़ करके, अपनी मिलिट्री डोमिनेंस का यूज़ करके, अपने इकोनॉमिक डोमिनेंस का यूज़ करके किसी और कंट्री पर अपना कब्जा ना जमा ले। तो ये पूरा इंश्योर करने के लिए क्वाड का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल एक्शन प्लान फॉर दी वल्चर कंजर्वेशन। बेसिकली क्या है, 2020 से 2025 तक के लिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने एक वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट निकाला है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंजर्व दी वल्चर्स। वल्चर्स बेसिकली जैसे आपके गिद्ध वगैरह होते हैं, जो किसी भी डेड बॉडी को कंज्यूम करते हैं। तो जो डेड बॉडी पड़ी होती है कहीं पर भी, उसके ऊपर आपको ये पक्षी वगैरह दिखने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज दे आर दी नोन एज दी स्कवेंजर्स। दे आर दी स्कवेंजर विच बेसिकली डिपेंडेंट ऑन दी डेड बॉडीज। ठीक है, तो इस कंजर्वेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने ये बोला है, जितने भी आपके NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, मतलब जो भी मेडिसिन कोई भी ह्यूमन या फिर कोई एनिमल लेता है फॉर दी प्रिवेंशन ऑफ इन्फ्लामेशन, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, तो वो जो ड्रग होगी, पहले क्या होगा, पहले इसको यूज़ करने से पहले जो ये DCGI है, विद द हेल्प ऑफ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी हेल्प से ये बताया जाएगा कि क्या NSAID इसको यूज़ करना है कि नहीं करना है। क्योंकि होता क्या है, कई बार जैसे कोई भी अगर ह्यूमंस है या फिर एनिमल्स हैं, ये उन्होंने उस NSAID को कंज्यूम कर रखा होता है, तो उनकी बॉडी में उसके कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ना कुछ उसके डोजेस प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये मर जाते हैं तो अल्टीमेटली उनको वल्चर खाते हैं।
तो उनके वल्चर की बॉडी में भी ये चले जाते हैं NSAID, और जो कि इन वल्चर्स की किडनी फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो इन जो वल्चर्स हैं उनकी किडनी फेल ना हो, इसलिए जो भी NSAID ह्यूमन यूज़ के लिए या एनिमल यूज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, उससे पहले उसको देखना होगा कि क्या इनको वल्चर्स अगर खाते हैं तो क्या उनकी किडनी फेलियर होती है कि नहीं होती है। तो दैट इज़ द न्यू वेटनरी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग बी टेस्टेड ऑन वल्चर्स बिफोर दे आर कमर्शियली रिलीज्ड। तो वल्चर्स पर उनको टेस्ट करना है बेसिकली कि क्या उन ड्रग्स की वजह से वल्चर्स की बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्या वल्चर की किडनी को फेल कर रहा है ये। तो अगर वो नहीं कर रहा है तभी उसके बाद दे आर कमर्शियली रिलीज्ड। तो आपको ध्यान रखना है इसके रिगार्डिंग कि क्या ये प्लान है, कौन से ईयर तक के लिए चला है, किसने ये लॉन्च किया है, ठीक है। तो और इसका बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्या है। तो ये तो है सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक। अगर हम नेक्स्ट बात करें इसी प्लान की, तो इस प्लान में बोला गया है कि हर स्टेट को एक वल्चर सेफ जोन बनाना है। वल्चर सेफ जोन का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई भी अगर आप डेड बॉडी छोड़ते हो, वहाँ पर डेड बॉडी अगर रखते हो, ह्यूमंस हो चाहे एनिमल्स हो चाहे बर्ड्स हो, तो ऐसे जोन्स में वल्चर्स को खाने के लिए एक तो सबसे अच्छी चीज़ मिल जाएगी क्योंकि डेड बॉडीज़ पर तो वो डिपेंडेंट हैं, और साथ में ह्यूमंस, एनिमल्स या बर्ड्स के अंदर कोई भी ऐसा ड्रग नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से वल्चर्स का किडनी फेलियर देखा जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बोला गया है कि हर स्टेट में कम से कम एक वल्चर सेफ्टी जोन तो होना ही चाहिए जिसमें उनको खाने के लिए कोई दिक्कत ना हो और मतलब उनकी किसी भी तरीके की पोचिंग या हंटिंग ना हो। साथ में और क्या है, इसमें एक नेशन वाइड वल्चर काउंटिंग प्रैक्टिस हमें शुरू करनी है कि ये पता लगाने के लिए कि पूरे इंडिया में कितने टाइप्स ऑफ वल्चर्स हैं, कितने नंबर ऑफ वल्चर्स हैं। तो ये सब पता लगेगा हम लोगों को व्हेन वी विल काउंट दी वल्चर्स पूरा नेशन वाइड, ठीक है। तो आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है इसके खिलाफ नहीं, इसके बारे में कि पहली कि कोई भी ड्रग कमर्शियल रिलीज़ करने से पहले उसको वल्चर्स पर टेस्ट किया जाएगा, चाहे वो ह्यूमंस के लिए रिलीज़ की जानी हो चाहे वो एनिमल्स के लिए रिलीज़ की जानी हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ना इसके बारे में देखते हैं डाइक्लोफिनाक, आपने सुना होगा इस ड्रग के बारे में, डाइक्लोफिनाक भी एक तरीके का NSAID है जो एंटी इन्फ्लामेशन है। जितने भी आपके इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो UTI है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसके रिगार्डिंग ही डाइक्लोफिनाक दी जाती है। तो ये डाइक्लोफिनाक जब भी बॉडी में जाती है ह्यूमंस के, तो जब अगर हम मर जाते हैं और वल्चर्स हम लोगों को खाते हैं, क्योंकि हम पर भी डिपेंडेंट है, डेड बॉडीज़ पर वो डिपेंडेंट हैं, तो अल्टीमेटली उनकी बॉडी में वो डाइक्लोफिनाक जाती थी जिससे क्या होता था, किडनी फेलियर होता था। तो हमने देखा कि जिस एरिया में डाइक्लोफिनाक ज़्यादा यूज़ की जाती है उस एरिया में वल्चर ज़्यादा मरते हैं। इसका मतलब हम लोगों ने देखा कि डाइक्लोफिनाक इज़ द कॉज फॉर द डेथ ऑफ द वल्चर्स। तो जैसे डाइक्लोफिनाक है वैसे ही कोई और NSAID अगर आपने कमर्शियली रिलीज़ करना है तो अल्टीमेटली पहले आपको उनको वल्चर्स पर टेस्ट करना होगा। हर स्टेट में एक वल्चर सेफ्टी जोन बनाना होगा और साथ में पूरे नेशन वाइड आपको वल्चर्स की काउंटिंग करनी पड़ेगी ताकि आप उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, आप उनकी कंजर्वेशन के लिए जो स्टेप्स हैं वो ज़्यादा अच्छे इफेक्टिव तरीके से उठा पाओ, ठीक बात है। तो आपको इस तरीके से इस नेशनल एक्शन प्लान फॉर दी वल्चर कंजर्वेशन का ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि मेजर थ्रेट्स क्या हैं, कि क्या वल्चर्स को थ्रेट है, तो एक तो हमें यही पता है कि वल्चर पॉपुलेशन आर अनइंटेंशनल एंड इंटेंशनल पॉइजनिंग। ये पॉइजनिंग है बिकॉज ऑफ द NSAID का यूज इन द ह्यूमंस और इन द एनिमल्स, ठीक है। तो आपको ये पॉइजनिंग ध्यान रखनी है। डेथ ड्यू टू पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, कई बार जितनी आपकी तारें वगैरह होती हैं, वायर्स वगैरह होती हैं, उनसे टकरा कर भी इनको काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पकड़ लेती है, बिजली पकड़ लेती है, जिससे इनकी डेथ हो जाती है। तो दैट इज ऑल्सो द इलेक्ट्रोक्यूशन बाय द पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। रिडक्शन इन द फूड अवेलेबिलिटी, जब फूड ही नहीं अवेलेबल है इनके लिए, मतलब डेड बॉडीज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस तो बेसिकली क्या है, जो अगर हम रिलीजन वाइज ना जाएं तो मैक्सिमम क्या है, इंडिया में बॉडीज़ को जला देते हैं या फिर दफन कर देते हैं। लेकिन कुछ अगर इनको डेड बॉडीज़ ना मिले, सिंपल एनिमल्स बच गए, तो एनिमल्स भी जब कम इस तरीके से मर रहे हैं जिनको वल्चर्स खा पा रहे हैं, तो जो फूड अवेलेबिलिटी है वो भी रिड्यूस अगर हो गई तो अल्टीमेटली वल्चर्स भी मर जाएंगे। खाना तो सभी को चाहिए ना, तो रिडक्शन इन द फूड अवेलेबिलिटी। डिजीज़ अगर लग गई, डिजीज़ लग जाती है, जैसे डाइक्लोफिनाक की वजह से किडनी फेलियर हो गया था, तो वैसे कोई और डिजीज़ भी लग सकती है किसी और मेडिसिन की वजह से। साथ में आपको ध्यान रखना है हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन एंड डिग्रेडेशन, कि जिस भी एरिया में ये लोग पहले रहते थे, या तो अब ह्यूमंस हैं या फिर अब कोई इन लोगों ने इंडस्ट्रीज़ लगा ली हैं, तो अल्टीमेटली जो नेचुरल इकोसिस्टम का एक बैलेंस चीज़ थी वो डिस्टर्ब हो चुका है।
तो इस वजह से इनका जो हैबिटेट है, जहाँ पर ये रहते थे पहले, वो भी इनसे छिन चुका है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से वल्चर्स को थ्रेट फेस करना पड़ता है, जिसमें से ये सारे के सारे मेजर्स हैं। ठीक है, तो ये सारे थ्रेट्स आपने ध्यान रखने हैं। इस एक्शन प्लान के अंदर क्या क्या 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन लॉन्चेस द टीम हेलो। इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीम हेलो आ सकती है, किसने लॉन्च करी है? यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च करी है। और ये क्यों लॉन्च करी है? इस टीम का बेसिकली काम ये था कि जितनी भी कोविड वैक्सीन्स बनाई गई हैं वो किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट नहीं प्रोवाइड कर रही हैं। तो इस तरीके की जो आपकी अनअवेयरनेस थी लोगों में कि वैक्सीन्स अगर लगवाएंगे तो अल्टीमेटली उनको ज़्यादा जल्दी कोरोना हो जाएगा या ज़्यादा जल्दी कोई और डिजीज़ हो जाएगी, तो उस चीज़ को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक टीम हेलो का गठन किया था, जिसके अंतर्गत जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द कोविड-19 वैक्सीन, उसके अकॉर्डिंग ये उन मिस इन्फॉर्मेशन को दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे? दे कैन यूज़ दी हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, दे कैन मेक वीडियोज़ कि भाई देखो हम लोगों ने भी लगाई है, इस कंट्री के इन मेंबर्स ने लगवाई है, इनको तो कुछ नहीं हुआ है। तो मिस इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड की जा रही है बाय दी गवर्नमेंट्स या बाय दी और अदर एनजीओज, उनको प्रिवेंट करना वॉज दी मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टीम हेलो, दैट इज विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये नाश्ती कोविड वैक्सीन ध्यान रहेगी, तो आपको टीम हेलो भी ध्यान रहेगी। ठीक बात है, चलो नेक्स्ट है सेकेंड फ्लाइट टेस्ट ऑफ QRSAM मिसाइल। QRSAM मिसाइल का फुल फॉर्म है आपका क्विक रिएक्शन, QR क्विक रिएक्शन, सैम मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका सेकेंड टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल माना गया है। तो अगर हम देखें कि व्हाट डू यू मीन बाय QRSAM, QRSAM बेसिकली क्या है? एक तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो हमें पता है कि जो अटैक है दैट इज फ्रॉम दी सरफेस टू एयर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही QRSAM डेवलप हो गई वैसे ही किसको रिप्लेस कर देगी ये? दिस विल रिप्लेस दी आकाश मिसाइल, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय दी आकाश मिसाइल। आपको पता है कि इंडिया में एक प्रोग्राम चलता है IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंडर हम लोगों ने 5 मिसाइल्स बनाई हैं, जिनका नाम है, जिनको आप कैसे याद रख सकते हो? बाय दी निमोनिक पतन, PATAN। P से है आपकी पृथ्वी, A से है अग्नि, T से है त्रिशूल, A से है आकाश और N से है नाग। तो ये 5 मिसाइल आपने ध्यान रखनी है, दैट इज डेवलप्ड अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो शुरू किया गया था 1983 में बाय दी APJ अब्दुल कलाम। तो उन्हीं ने ये बेसिकली मिसाइल का सारा काम शुरू किया था, दैट इज वाई APJ अब्दुल कलाम जी इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जैसे ही QRSAM सक्सेसफुली लॉन्च कर दी जाएगी वैसे ही किसको रिप्लेस कर देगी ये? इट विल रिप्लेस दी आकाश मिसाइल। और आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ अ शॉर्ट रेंज मिसाइल। इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज इज़ अराउंड 30 किलोमीटर। द रेंज इज़ अराउंड 25 to 30 लिख लेते हैं, 25 to 30 किलोमीटर इसकी आपकी रेंज है। तो ये बहुत क्विक रिएक्शन है। इसका मतलब है जैसे ही अगर आपने देखा कि आपकी एयर में कोई मिसाइल आ रही है जो आप पर अटैक करने वाली है, वैसे ही आपने फटाफट इसको कमांड दी, क्विक रिएक्शन में इसने एक्ट लिया और अल्टीमेटली जाकर उस मिसाइल को टकरा गई जो आपकी कंट्री में एंटर करने वाली थी। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज दी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जो बहुत ज़्यादा अगर नीचे आ चुकी है, 30 किलोमीटर की रेंज है और कुछ ऑल्टीट्यूड वाइज भी है, तो जैसे ही इंडिया में वो आकर टारगेट को अटैक करने वाली है मिसाइल, आने वाली एनिमी मिसाइल, उसको बिल्कुल लो लेवल पर आने से पहले ही QRSAM का यूज़ करके हम लोग उसको अटैक करके डिस्ट्रॉय करवा सकते हैं। मतलब लो लेवल जो टारगेट्स हैं उनको मारने के लिए भी वी कैन यूज़ दी QRSAM मिसाइल। ठीक है, तो QRSAM मिसाइल क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी रेंज क्या है, ये किसको रिप्लेस करेगा, क्या ये क्विक रिएक्शन है, क्या ये शॉर्ट रेंज है, क्या ये लॉन्ग रेंज है, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली अभी DRDO ने इसका जो सेकंड फ्लाइट टेस्ट है वो सक्सेसफुली लॉन्च करवा दिया है। तो कुछ आने वाले महीनों में ही इसका हम लोग और टेस्ट करेंगे और अल्टीमेटली इसको इंडियन मिलिट्री में इसको हम लोग इंक्लूड कर देंगे। ठीक बात है, चलो नेक्स्ट है हमारा SpaceX Crew 1 मिशन।
क्रू 1 मिशन है, आपको ध्यान रखना है किस कंपनी का है, दैट इज द स्पेस एक्स मिशन, एलॉन मस्क जिसके फाउंडर हैं। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली स्पेस एक्स ने क्रू 1 मिशन के अंडर दे यूज द क्रू ड्रैगन कैप्सूल, अ काइंड ऑफ स्पेसक्राफ्ट। ये स्पेसक्राफ्ट क्या है, इसमें बैठ के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा सकते हैं, वहाँ से वापस आ सकते हैं, दोबारा जा सकते हैं, दोबारा वापस आ सकते हैं। तो ये आप तरीके का स्पेसक्राफ्ट है क्रू ड्रैगन कैप्सूल, इसके द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लोगों को पहुँचाया जाता है और दैट इज़ द मिशन ऑफ द स्पेस एक्स। पहले ये सारे काम कौन करता था, ये नासा करता था। तो नासा इज़ अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट रिसेंटली अभी इसका काम ये स्पेस एक्स को प्रोवाइड कर दिया गया है। तो स्पेस एक्स हैज़ बिकम दी फर्स्ट कंपनी जिसको नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लोगों को भेजने का और वहाँ से वापस लेकर आने का जिम्मा दिया है। तो इसने पहली बार 4 एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च करवाया था इन दी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी भेज सकता है, साथ में कुछ लो अर्थ ऑर्बिट होते हैं, वहाँ पर भी कुछ सैटेलाइट्स होती हैं जहाँ पर उनको ठीक करना होता है, अगर बीच में कोई ग्लिच आ गया है तो भी उस कंटेक्स्ट में इस क्रू ड्रैगन कैप्सूल की हेल्प से ये स्पेस एक्स के थ्रू हम वहाँ पर लोगों को पहुँचा सकते हैं और अल्टीमेट सैटेलाइट की जो फंक्शनिंग है उसको दोबारा से इंश्योर करवा सकते हैं। ठीक बात है, तो आपको इस तरीके से ये ध्यान रखना है। और जो रॉकेट उन्होंने यूज़ किया है जो स्पेसक्राफ्ट है इसको लेकर जाने के लिए कौन सा रॉकेट यूज़ किया है, दैट इज़ दी फाल्कन 9 रॉकेट। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था सेंटिनल-6 सैटेलाइट में, जहाँ पर नासा ने इसी की हेल्प से आपकी ओशंस की डेप्थ और ओशंस की हाइट को मेजर करने के लिए सेंटिनल-6 सैटेलाइट भेजी थी। ठीक बात है, और इसी वजह से यहाँ पर इस फाल्कन 9 रॉकेट यहाँ पर भी न्यूज़ में है, क्योंकि इसी रॉकेट पर बैठकर जो क्रू ड्रैगन कैप्सूल है अंडर द क्रू 1 मिशन, स्पेसएक्स का ये मिशन है, इसमें लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुँचाया जाता है और वहाँ से ये वापस लेकर आए जाते हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इन द न्यूज़। 4 एस्ट्रोनॉट्स कौन है हमें नहीं फ़र्क पड़ता, कौन है क्या नाम है उनके, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो हमें बस इतना मिशन का नाम ध्यान रखना है, हमें देखना स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है, हमें देखना है रॉकेट का नाम क्या है और ये जो पूरा मिशन है वो कौन सी कंपनी चला रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा पीएम मोदी अनवेज दी स्टैचू ऑफ पीस। हमने स्टार्टिंग में किया था स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि था आपका गुजरात वाले एरिया में, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा थी 182 मीटर। वैसे ही एक स्टैचू ऑफ पीस है जिसको रिसेंटली भी पीएम मोदी ने रिलीज़ किया है, लॉन्च किया है, जो किसकी बर्थ एनिवर्सरी है, 151st एनिवर्सरी ऑफ द जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। आपको ये नाम ध्यान रखना है, इट इज़ अ जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली इसको रिलीज़ किया गया है। और ये कहाँ पर है, अच्छा इसके पहले एक और चीज़ हमें देखनी है कि भाई इट इज़ मेड अप ऑफ द अष्ट धातु। अगर आप देखो अष्ट धातु नाम से क्लियर है कि ये जो पूरा का पूरा स्टैचू है वो कैसे बना है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ 8 मेटल्स। अष्ट मतलब 8, धातु मतलब मेटल्स, तो 8 मेटल्स को मिलाकर एक अलॉय बनाया गया है जिसको यूज़ करके स्टैचू ऑफ पीस को बनाया गया है। ठीक है, वो अष्ट धातु कौन सी हैं, गोल्ड है, कॉपर, सिल्वर, टिन, जिंक, आयरन, टिन, एंटीमनी और मर्क्यूरी। इंपॉर्टेंट नहीं है कौन से अष्ट धातु को मिलकर बनाया गया है, सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टैचू ऑफ पीस है ये किस जैन मॉन्क के नाम पर है और ये कहाँ पर है, इट इज़ इन दी पाली सिटी ऑफ राजस्थान। पाली शहर है राजस्थान में, वहाँ पर रिसेंटली अभी इसको लॉन्च किया गया है। अष्ट धातु से बना हुआ है, जैसे पंच धातु होती है ना, पंच धातु मतलब 5 मेटल्स को मिला के जो अलॉय बनाया जाता है। अष्ट धातु जो 8 धातु उसको 8 मेटल्स को मिला के अलॉय बनाया जाता है। तो बेसिकली आपने ध्यान रखना है ही इज़ दी जैनाचार्य वल्लभ सूरी, जिसका रिसेंटली अभी ये जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ पीस, आपको ध्यान रखना स्टैचू ऑफ पीस किसके नाम पर है, कहाँ पर सिचुएटेड है, और रिसेंटली अभी इसको पीएम मोदी ने रिलीज़ किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में इतना ही पता होना चाहिए, इस डिटेल में तो जाना ही नहीं है हमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट है लोनार लेक एंड सुर सरोवर लेक एडेड टू दी रामसर साइट। हमें ये पता है, हमने पिछले महीने वाले करंट अफेयर में किया था कि इंडिया में 42 रामसर साइट्स हैं। और इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रिसेंटली भी जो 42nd थी, जो मार्च वाले महीने में की थी, हम लोगों ने 100 कर वेटलैंड था इन दी लद्दाख रीजन।
ये जनवरी या फरवरी की न्यूज़ है ये, जिसमें 42nd रामसर साइट जो थी, सोकर वेटलैंड इन द लद्दाख रीजन काइंड ऑफ लेक थी, जिसको 42nd रामसर साइट बनाया गया था। उससे पहले नवंबर वाला हम जो भी कर रहे हैं तो उसमें लेक लोनार और लेक सुर सरोवर, लेक लोनार है आपकी महाराष्ट्र में और सुर सरोवर लेक है आपकी यूपी में। इनको भी रिसेंटली लोनार लेक को 41st रामसर साइट बनाया गया है और सुर सरोवर लेक को 40th जो रामसर साइट बनाया गया है। तो इसलिए न्यूज़ में है, अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि रिसेंटली रिलीज्ड रामसर साइट्स कौन कौन सी हैं तो आपको पता होना चाहिए। 40 वाली है सुर सरोवर लेक यूपी वाली, 41st है आपकी लोनार लेक महाराष्ट्र वाली और 42nd है सोकर वेटलैंड इन द लद्दाख रीजन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ कहाँ पर है। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपने लोनार लेक के बारे में कि लोनार लेक इज़ दी ओनली क्रेटर लेक इन होल इंडिया। क्रेटर लेक का मतलब होता है कोई एस्ट्रॉयड आकर धरती पर गिरा, इस एरिया में आकर गिरा और अल्टीमेटली यहाँ पर एक गड्ढा क्रिएट कर दिया। जब उस गड्ढे में पानी भर गया तो हमने क्या बोला, दैट लेक बिकम्स दी क्रेटर लेक, CRATER क्रेटर लेक। तो इंडिया में लोनार लेक इज़ दी ओनली क्रेटर लेक इन होल इंडिया। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी ये रामसर साइट है, 41st है, सुर सरोवर यूपी में है जो कि 40th रामसर साइट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम देखें कि ऑपरेशन थंडर, ऑपरेशन थंडर है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिसेंटली ना ऑपरेशन थंडर का बेसिक काम होता है कि काफ़ी सारी एजेंसीज मिलके, चाहे वो इंटरपोल हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो किसी भी कंट्री में, वो सारे मिलके पता क्या करते हैं कि जितने भी आपके इंटरनेशनल स्पीशीज़ हैं, कोई भी ऐसी स्पीशीज़ जिनकी ट्रेड इलीगली चल रहा है, चाहे वो टाइगर है, चाहे वो कोई ट्री है, चाहे वो सैंडलवुड ट्री है। तो सैंडलवुड का जो बेसिकली था इसलिए ये न्यूज़ में था। सैंडलवुड आपको पता हो तो चंदन के पेड़ को बोलते हैं। तो सैंडलवुड ट्री की पोचिंग को रोकने के लिए कि लोग इनको काट के बेचना ना शुरू कर दें, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई कमर्शियल वैल्यू, बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं अगर आप सैंडलवुड की लकड़ी को बेचते हो तो ऐसे लोग जो इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन थंडर, जिसमें इंटरपोल, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया के कस्टम ने मिलकर काफ़ी ज़्यादा टन ऑफ सैंडलवुड को मतलब कैप्चर किया था जो कि इलीगली ट्रेड होने वाला था टू द UAE। कहाँ ट्रेड होना तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बस ये ध्यान रखना है ऑपरेशन थंडर जो है वो क्या करता है, वो बेसिकली क्या करता है, जितनी भी स्पीशीज़ हैं, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे वो प्लांट्स हों, उनमें जितना भी इलीगल ट्रेड चल रहा है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड चल रहा है, उसको रोकना, उस पर प्रिवेंशन देना, दैट इज़ दी ऑपरेशन थंडर। कौन करता है, दैट इज़ द इंटरपोल एंड वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया का कस्टम। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम। ऑपरेशन ग्रीन का बेसिकली मकसद था कि स्टार्टिंग में जब ये लॉन्च किया गया तो इसको टॉप स्कीम भी बोला जाता था। T से टोमेटो, O से अनियन एंड P से पोटैटो। मतलब जो भी हम तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आलू टमाटर प्याज, है ना, हर खाने में जब कुछ समझ नहीं आता है क्या बनाए तो हम आलू टमाटर प्याज बना लेते हैं। तो इन तीनों क्रॉप्स की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो, लोगों तक ये पहुँचे, इनका प्राइस भी मेंटेन रहे, ज़्यादा महंगे ये ना हो, इनके लिए कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड करना, मतलब ये ख़राब भी ना हो टेम्परेचर ज़्यादा या कम होने की वजह से। तो ये सब सारी जो चीज़ें थी दैट कम्स अंडर दी ऑपरेशन ग्रीन्स। बट रिसेंटली अभी जब आत्मनिर्भर भारत पैकेज अभियान गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया, इसको क्या बोला गया, ऑपरेशन ग्रीन हैज़ नाउ शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू टोटल। मतलब अब सिर्फ ये तीन ये आलू टमाटर प्याज ही नहीं, बाकी जितनी भी क्रॉप्स हैं, चाहे वो कोई और फ्रूट है, चाहे वो सेब है, चाहे वो आम है, चाहे वो और कोई वेजिटेबल है, तो उसको भी हम लोगों को इस तरीके से ही करना है कि एक तो उनके प्राइसेस ज़्यादा ना बढ़ने दें हम लोग, और साथ में जो फार्मर है जिन्होंने इन क्रॉप्स को लगाया है उनको भी अच्छी आमदनी हम करवा सकें, ताकि एक तो इस वजह से, और साथ में जो कोल्ड स्टोरेज है वो भी हमें प्रोवाइड करनी है ताकि जो हमारा क्रॉप है उसकी वेस्टेज कम से कम हम लोग इंश्योर कर सकें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दैट कम्स अंडर दी ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। न्यूज़ में क्यों था ये, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी 50% एयर सब्सिडी दी जाएगी अगर नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालय जो स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं आपके पूरे 8 के 8 सिक्किम को मिला के, अगर उस एरिया से आपने एयर के थ्रू ये सारे के सारी जो क्रॉप्स हैं, कोई भी एक क्रॉप है, उनको अगर पहुंचाना है कहीं पर, तो फिर आपको 50% जो सब्सिडी है वो सरकार प्रोवाइड करेगी। मतलब अगर ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा आपका 100 रुपये आता है तो 50 रुपये कौन देगा आपको, सरकार देगी।
तो 50% एयर सब्सिडी अभी लॉन्च की गई थी टू दी नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स, अगर वो किसी फ्रूट या वेजिटेबल का कहीं और ट्रांसपोर्ट करते हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में था। ठीक है, तो ऑपरेशन स्कीम क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। सिंपल कि एक तो सब्सिडी मिलेगी ऑन द ट्रांसपोर्टेशन, साथ में 50% मिलेगी सब्सिडी आपकी स्टोरेज पर भी। अगर आपने कोई अपना सामान किसी कंपनी के कोल्ड स्टोरेज में रखवाया है तो आपने उससे तो उसने आपको बोला कि आपके 100 रुपये लगेंगे कि 2 दिन के लिए मैं रखूँगा इसको, तो 100 रुपये में से जो 50 रुपये हैं वो कौन देगा? सरकार देगी। तो ट्रांसपोर्टेशन पर सब्सिडी भी देगी सरकार, और कोल्ड स्टोरेज में अपना सामान रखने के लिए जो सब्सिडी है वो भी कौन देगी? सरकार ही देगी। इसका मतलब जो फार्मर है उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन होगा, उनका ज़्यादा पैसा ट्रांसपोर्टेशन या कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए खर्च नहीं होगा। तो नाउ दे कैन डबल देयर इनकम, वो अपने ज़्यादा कंजप्शन के लिए उस पैसे को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ऑपरेशन ग्रीन स्कीम ध्यान रखनी है, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। तो इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो फार्मर्स को ध्यान में रखते ही बनाया गया है, और ये न्यूज़ में इसलिए था। और ये कब लॉन्च किया गया था? इट वॉज लॉन्च इन 2018। पहले ये टॉप स्कीम बोली जाती थी, बट नाउ इंडिया हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम टॉप टू टोटल। जितनी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उन सब के रिगार्डिंग नाउ दिस स्कीम इज़ बिन लॉन्च्ड। ठीक है, तो इतना ही हम लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कुसुम स्कीम। कुसुम स्कीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली अभी क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ये बोला है कि भाई जितना भी कैपेसिटी हम कुसुम स्कीम के अंडर लॉन्च करने वाले हैं उसकी कैपेसिटी हमें बढ़ानी होगी। इसका मतलब हमें 2022 तक कम से कम 30.8 गीगावाट जो एनर्जी है वो इस प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम के अंडर बनानी है। ठीक है, तो ये बेसिकली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सोलर कैपेसिटी को बढ़ा दिया था। पहले 25.7 गीगावाट थी, बट इसको अभी 2022 के लिए 30.8 कर दिया गया है, क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया है, इसकी जो पेस है ना स्कीम के चलने की, वो बहुत अच्छी है, मतलब सक्सेसफुल काफ़ी ये है। तो हम इसका यूज़ और तरीके से क्यों ना करें? सरकार ने बोला कि इसको हम और तरीके से यूज़ करेंगे, इसलिए इसका हमने टारगेट बढ़ा दिया है। अगर हम कुसुम स्कीम की बात करें तो पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए इसकी। कुसुम स्कीम का बेसिकली मतलब है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। मतलब ये एक स्कीम है, नाम निकालने में तो हमारी सरकारें बहुत फेमस हैं, क्योंकि एब्रीवेशन तो इतनी निकालते हैं ना, मत याद करते करते पागल हो जाएंगे हम। बट प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं महाउत्थान अभियान है। इसमें बेसिकली क्या है, कुछ कंपोनेंट्स हैं इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि जितना भी कोई फार्मर है, अगर वो डीजल पंप यूज़ करता है, आपको पता है कि जो डीजल पंप यूज़ किए जाते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, तो जो आपके ट्यूबवेल लगे होते हैं वो बेसिकली क्या है, डीजल पंप्स होते हैं। उससे क्या होता है, उससे आपका इन्वायरमेंट को पोल्यूशन होता है, साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा लगती है। इसीलिए डीजल पंप को हमें क्या करना है, डीजल पंप को हमें ट्रांसफॉर्म करना है इन दी सोलर पंप्स। मतलब आपने सोलर पैनल्स लगाने हैं अपने खेत में, उससे जो आपकी एनर्जी, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी उसको यूज़ करके आपने जो है ट्यूबवेल का पानी नीचे से निकाल कर अपने खेत में देना है। तो एक तो कंपोनेंट ये है कि टू ट्रांसफॉर्म द डीजल पंप्स टू दी सोलर पंप्स। साथ में अगर फार्मर की कोई ऐसी लैंड है जिस पर खेती वो नहीं करता, या तो वो बंजर ज़मीन है या फिर वो उस पर कोई खेती अभी नहीं कर रहा है, 2 साल बाद करेगा, तो वो क्या कर सकता है, इस बंजर ज़मीन पर वो सोलर पैनल्स लगा सकता है। सोलर पैनल्स लगाएगा तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट है ये या तो किसी कंपनी को बेच सकता है पैसे में कि भाई 1 यूनिट मैंने बनाई है, मुझे इसके 10 रुपये चाहिए, तो ये कंपनी वाले इसको पैसे देंगे। और साथ में सरकार ये इंश्योर करती है कि कुसुम स्कीम के अंडर जिस भी फार्मर को ये सोलर पैनल्स लगाने हैं अपने फील्ड में, उसको सब्सिडाइज रेट पर ये प्रोवाइड किए जाए। मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए फार्मर की तरफ से और कोई कंपनी वाला इसको खरीदने के लिए ना आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार सब्सिडी भी देती है, और साथ में जो कोई बंजर ज़मीन है जहाँ पर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी को आप किसी कंपनी को भी बेच सकते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्कॉम। डिस्कॉम इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है उनको हम डिस्कॉम्स बोलते हैं। तो आप इस इलेक्ट्रिसिटी को, इस एनर्जी को डिस्कॉम्स को बेच सकते हो अगर आप इस ज़मीन पर खेती नहीं कर रहे हो तो। ठीक बात है। तो ये कुछ फीचर्स हैं आपकी कुसुम स्कीम के, आपको ध्यान रखना है। डीजल पंप को सोलर पंप्स में कन्वर्ट करवाना ताकि पोल्यूशन ना हो, और साथ में अगर आपकी कोई बैरन लैंड पड़ी है, बंजर ज़मीन पड़ी है, तो भी आपने वहाँ पर सोलर पैनल्स लगाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है और अल्टीमेटली उसको किसी कंपनी को बेच देना है। इससे होगा क्या, आपकी ज़मीन खाली पड़ी थी, आपने यहाँ पर सोलर पैनल्स लगाए और अल्टीमेटली आपको पैसे आ गए, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स।
यहाँ पर आपने सोलर पंप्स लगाए या आपने खुद ही लगाया है, इससे पोल्यूशन भी लेवल डाउन हो गया और साथ में ये आपके खुद के हैं, आप इसकी इलेक्ट्रिसिटी को अपने घरों के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इस इलेक्ट्रिसिटी को भी जो यहाँ पर आपने पंप्स लगाए हैं उसके रिगार्डिंग भी आप किसी डिस्कॉम कंपनी को बेच सकते हो। दैट इज़ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कुसुम स्कीम। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इसका जो टारगेट है दैट इज़ द 30.8 गीगावाट को इंक्रीज कर दिया गया है। मतलब ये जो हमने बोला ना यहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, तो ये पहले टारगेट 25.7 गीगावाट था, 25.7 गीगावाट था। अभी इसको बढ़ा दिया गया है कि कम से कम पूरे इंडिया में इस स्कीम के अंडर हम इस प्रोसीजर के थ्रू कम से कम 30.8 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर ही लें। तो टारगेट क्या है, बेसिकली ये स्कीम क्या है, ये आपको हल्का सा इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि क्या इसके बेनिफिट होंगे। बेनिफिट आप लोगों को पता है कि इट विल हेल्प द स्टेबलाइजिंग द इनकम ऑफ रूरल लैंड ओनर्स। जो खेती नहीं कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को बना के बेच सकते हैं, तो वो अच्छी चीज़ है उनके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है रिगार्डिंग दिस पीएम कुसुम स्कीम और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। इतना बड़ा नाम रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश में एक यहाँ पर लगाया गया है आपका वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है जो कि क्या है, सोलर बेस्ड है। मतलब जो वाटर निकाला जाएगा वो किसकी हेल्प से निकाला जाएगा, विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। और वो जो ड्रिंकिंग वाटर होगा वो कई सारे विलेजेस को भेजा जाएगा, सिर्फ एक विलेज के लिए नहीं है, काफ़ी सारे जो अरुणाचल प्रदेश में विलेजेस हैं उनको ये इलेक्ट्रिसिटी, उनको ये बेसिकली वाटर प्रोवाइड करेगा। तो ये इंडिया का पहला ऐसा सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई, मल्टी विलेज है, वाटर सप्लाई है, सोलर बेस्ड है। कहाँ बना है? इट इज़ इनॉग्रेटेड इन द अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली कम से कम ये 39 विलेजेस को ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए पानी प्रोवाइड करेगा। तो आपको बस ये फैक्ट ध्यान रखना है, यार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना स्टेट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं। पूरे इंडिया में कहीं पर भी अगर कोई चीज़ पहली बार हो रही होती है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है, क्योंकि रिसेंटली भी इसको इनॉग्रेट भी किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर टाइफून गोनी। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि अभी तक का सबसे जो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, सबसे ज़्यादा सुपर टाइफून जिसकी स्पीड ऑफ द विंड बहुत ज़्यादा थी, वो कौन सा है? दैट इज़ दी गोनी। और ये कहाँ पर आया था? ये आया था आपका साइक्लोन फिलीपाइंस में। ठीक है, नाम ध्यान रखना है, गोनी किस कंट्री में आया था? फिलीपाइंस। और ये इंपॉर्टेंट था, न्यूज़ में था, क्योंकि जब ये आया तो कम से कम इसकी जो स्पीड ऑफ द विंड थी ना, दैट वाज 3110, मतलब 310 किलोमीटर पर आवर, 310 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड थी जब ये साइक्लोन आया, तब हम लोगों ने फेस की। दिस वाज अ काइंड ऑफ सिचुएशन। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव जो टाइफून है वो माना जाता है, जो कहाँ पर आया था? फिलीपाइंस में आया था, नवंबर के महीने में आया था। और अल्टीमेटली कहाँ आया था? फिलीपाइंस में। और नाम क्या था इसका? नाम वॉज दी गोनी। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्या ये वर्ल्ड का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी फैक्चुअल हमें याद रखनी चाहिए। तो पेपर में चाहे वो बैंकिंग लेवल के पेपर हो, चाहे वो एसएससी लेवल के पेपर हो, चाहे वो स्टेट लेवल का ही क्यों ना हो, खास करके एचसीएस, तो वहाँ पर ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पूछी जाती हैं। तो आपको नाम ध्यान रखना है, आपको कंट्री ध्यान रखनी है, और आपको बेसिक जो चीज़ें हैं थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि भाई डिस्ट्रक्टिव था, काफ़ी ज़्यादा इसने बहुत ज़्यादा तहस नहस मचा दिया पूरी फिलीपाइंस में। तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द ब्लू टाइड स्पॉटेड एट द मुंबई बीचेस। अभी रिसेंटली ना मुंबई के कुछ बीचेस थे जहाँ पर इस तरीके की ब्लू टाइड को देखा गया था। तो ये देखा गया कि भाई ब्लू टाइड के होने का रीज़न क्या है। तो बाद में काफ़ी लोगों ने तो पहले बोला कि मैथोलॉजिकल रीजंस बोले कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये देवी देवता थे। फिर बाद में किसी ने बोला कि ये तो सुपर फिनोमिना है, कुछ ऐसा होने वाला है धरती पर जिसका हमने अभी तक सोचा भी नहीं था। बट अल्टीमेटली डिसीजन क्या निकला कि भाई पूरे आपके जो वाटर है उसमें एक तरीके का प्लांट है जिसका नाम क्या है आपका? काइंड ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जैसे फ्लैगलेट्स, एक तरीके के प्लांट्स हैं बेसिकली जो वाटर में प्रेजेंट हैं। इनमें कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं प्लांट्स में जिसकी वजह से ये ब्लू लाइट को एमिट करते हैं। तो जब ये काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स इस एरिया में बढ़ गए थे, तब जो टाइड आए तो इस एरिया में जितने भी प्लांट्स बेसिकली प्रेजेंट थे उस मतलब शैलो एरिया में, उनकी वजह से इन्होंने ब्लू लाइट को एमिट करना शुरू किया। तो इट इज़ नोन एज दी ब्लू लुमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब बायो मतलब लिविंग, लिविंग मतलब यहाँ पर प्लांट। तो प्लांट ने इस तरीके की लाइट को एमिट किया जिसकी वजह से हमें मुंबई वाले एरिया में ब्लू टाइड देखने को मिली।
ठीक है, तो इसका किसी भी तरीके से मैथोलॉजिकली या किसी भी चीज़ से कोई रिलेवेंस नहीं है। आपको बस ये साइंटिफिकली चीज़ ध्यान रखनी है कि पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली अभी ब्लू टाइड्स किस एरिया में फेस की गई थी और इनका बेसिक जो रीज़न था वो क्या था। रीज़न आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे प्लांट्स प्रेजेंट थे, कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स ऐसे प्रेजेंट थे जिनका जो काम है दैट इज़ टू रिलीज द लाइट, और वो कौन सी लाइट रिलीज करते हैं, दैट इज़ द ब्लू लाइट। तो आपको ये डायग्राम ध्यान रखना है, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, तो इससे आपका क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका सतत इनिशिएटिव। ये ध्यान रखना है क्योंकि इसी इनिशिएटिव के अंडर क्या है, इंडिया में हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स ऑफ मतलब ऑल ओवर इंडिया। तो हमारा मकसद क्या है, जितना भी हमारा क्रॉप बचे, देखो ये है आपका क्रॉप का वेस्ट, चाहे क्रॉप का वेस्ट हो, चाहे आपका ह्यूमन वेस्ट हो, चाहे आपके घरों से वो कचरा निकला हो, खास करके ये कोई भी छिलके टाइप से, तो इस वेस्ट को हमें क्या करना है, पहले कंपनी आएगी उसको वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, कलेक्शन कर ली, इसको हमने क्या भेजा, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में भेजा। उससे क्या हुआ, आपका वेस्ट प्रोसेस किया और अल्टीमेटली क्या निकली, आपकी बायोगैस निकली। और इस बायोगैस को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ इट एज एन इलेक्ट्रिसिटी गैस की फॉर्म में, और जो आपका जो कुकिंग गैस है उसमें यूज़ कर सकते हैं, और अल्टीमेटली आपका एज अ फ्यूल भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इंडिया में सतत इनिशिएटिव जो किसने चलाया था, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसके द्वारा ये चलाया गया था, जिसके अंडर आपके कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पावर प्लांट्स लगाए गए थे, जिस वजह से क्या है, हम इस चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी के लिए फ्यूल मतलब गैस की फॉर्म में और एक फ्यूल की फॉर्म में इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको क्रक्स ध्यान रखना है कि इंडिया ने इस एग्रीमेंट के अंडर कम से कम 900 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगाने की बात करी है विद द अदर कंपनीज। ठीक है, तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली काफ़ी MOU साइन किए गए थे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इसके अंतर्गत 900 आपको CBGs बनाने हैं। इसका क्या मकसद है सतत इनिशिएटिव का, ये हम लोगों को क्लियर है, सिंपली टू मेक मोर बायोगैस। और ये बायोगैस इससे होगा क्या, एक तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी इससे बन जाएगी, आपका एज अ फ्यूल यूज़ हो सकता है ये, और साथ में आपका जो पोल्यूशन लेवल है वो भी कम होगा, क्योंकि आपने पूरा जो वेस्ट है उसको यूज़ कर लिया, कलेक्ट कर लिया, उसको अल्टीमेटली आपने प्लांट में भेज दिया। तो इससे दोनों ही चीज़ें आपकी इंश्योर की जा सकेंगी। ठीक बात है, चलो नेक्स्ट है DRDO का एनहांस्ड वर्जन ऑफ पिनाका रॉकेट टेस्ट फायर्ड सक्सेसफुली। DRDO के पास एक पिनाका रॉकेट है, पिनाका मार्क 1 रॉकेट है, एक तो ये है, साथ में अभी इसका एक एनहांस्ड वर्जन ऑफ पिनाका मैक 2 को लॉन्च किया गया है, जो भी रिसेंटली देखा गया है। तो इसके बेसिकली क्या है, पिनाका रॉकेट लॉन्चर है, मतलब ये एक टाइम में कई सारे जो रॉकेट्स हैं, कई सारी जो मिसाइल्स हैं, उनको ये लॉन्च कर सकता है। अगर आप देखो इसमें तो ये जो रॉकेट है, इससे हम लोग कम से कम जो है 12 रॉकेट्स 44 सेकंड्स में धीरे धीरे इसको हम रिलीज़ करवा सकते हैं। तो दैट इज़ द DRDO का पिनाका रॉकेट, जिससे हम लोग मिसाइल्स को अल्टीमेटली लॉन्च कर सकते हैं या फिर किसी रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई एक तो पिनाका रॉकेट किसने बनाया है, DRDO ने बनाया है। अगर हम बात करें इसकी रेंज कितनी है, पिनाका MK1 अभी रिसेंटली आपका पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर लगा हुआ है, ताकि अगर कोई भी ऐसी हरकत चाइना या पाकिस्तान करे तो अल्टीमेटली उन पर मिसाइल लॉन्च करना, रॉकेट लॉन्च अगर हमें करना है तो अल्टीमेटली हम लोग पिनाका रॉकेट सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। तो पिनाका मार्क 1 अभी पर यहाँ पर है। अगर हम बात करें पिनाका मार्क 1 की रेंज की, तो दैट इज़ दी 38 किलोमीटर है इस वाले की, जो अभी हमने रिसेंटली रिलीज़ किया है एडवांस्ड वर्जन, दैट इज़ दी एनहांस्ड वर्जन ऑफ पिनाका 1, जिसकी रेंज कितनी है, दैट इज़ 45 किलोमीटर। ठीक है, तो बेसिकली रेंज का फ़र्क है, एक सेकंड में कितने ज़्यादा रॉकेट लॉन्च कर सकता है उसका फ़र्क है। तो एडवांस्ड वर्जन ऑफ पिनाका मार्क 1 इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द पिनाका मार्क 1 रॉकेट, जिसको भी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर करा जा चुका है बाय द DRDO। ठीक है, चलो तो ये तो थे हमारे अपने नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स। आई थिंक आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई होगी किसी भी टॉपिक के बारे में कैसे करना है, आपको मेरी स्पीड का पता लग गया कि भाई मैं कैसे कवर करवा रही हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कोई आपको डाउट है कि आपको कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, साथ में आप फ़ोन वगैरह कर सकते हैं, जैसा आपका दिल करे। हम लोग आप लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताना, अदरवाइज ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच आप बने रहने के लिए।